जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पादप उतक पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक इम्पोर्टेंट परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है वह उतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है जाइलम, बी कहता है कार्टेक्स, सी कहता है कैम्बियम और डी फ्लोएम। तो कौन सा ऊतक है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जी बिल्कुल ठीक है, कैम्बियम। कौन सा? कैम्बियम। व्यापारिक कार्क प्राप्त होती है फ्लोएम से, बी कहता है जाइलम से, सी कहता है कार्क कैम्बियम से और डी कहता है संवहन कैम्बियम से। तो सही उत्तर क्या होगा? कार्क कैम्बियम से, बिल्कुल ठीक है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने यह। ए कहता है जाइलम, बी कहता है पिथ, सी कहता है फ्लोएम और डी कहता है कॉर्टेक्स। बिल्कुल ठीक उत्तर है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। सी बिल्कुल ठीक है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचारण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी पिथ, सी फ्लोएम और डी कॉर्टेक्स। तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के माध्यम से। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ए इसकी ऊंचाई के द्वारा, बी इसके भार द्वारा, सी इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर और डी कहता है इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। आपको बताना है कि किसी वृक्ष की आयु कितने वर्ष है, इसका निर्धारण कैसे होता है। जी हाँ, इसमें वार्षिक वलयों की जो संख्या होती है उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इस वृक्ष की आयु कितनी है, कितने वर्ष है। वायु तक पाया जाता है। ए जीरोफाइट्स में, बी हाइड्रोफाइट्स में, सी लिथोफाइट्स में और डी मीसोफाइट्स में। वायु तक कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। ए पुष्पों में, बी मूलों में, सी पत्तियों में, डी प्ररोहों में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मूलों में। कहाँ? मूलों में। आगे देखिए, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? ए अंतःरंभीय एधाकी, बी अंतःवृष्ट एधाकी, सी कहता है प्राथमिक एधाकी और डी कहता है ब्रह्मरंभीय एधाकी। आपको बताना है कि इनमें से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। तो वृद्धि वलय का कारण है अंतररंभीय एधा, है ना। इसी की सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। ए बिल्कुल ठीक उत्तर है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि ए कहता है वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है, बी कहता है जलवायवीय भिन्नता होती है, सी कहता है स्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है और डी कहता है भूमि बलुई होती है इसलिए। तो आपको बताना है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते, बताएं। जी हाँ, क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है, इसीलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते। आगे देखिए, एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी कितनी होगी वो आपको बताना है। ए कहता है 25 वर्ष, बी कहता है 75 वर्ष, सी कहता है 50 वर्ष और डी कहता है 100 वर्ष। तो एक वृक्ष का पुराना तना है और इसके अनुप्रस्थ काट में देखा गया कि 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, है ना। तो वृक्ष की आयु कितनी होगी? जी, जितनी वार्षिक वलय है ना, तो जितनी वार्षिक वलय मिली उस वृक्ष की आयु भी उतनी मानी जाती है, यानी 50 वर्ष। आगे देखिए,
यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइनबोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई तो सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी? यह वृक्ष प्रतिवर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है। ए कहता है 5 फीट, बी कहता है 4 फीट, सी कहता है 9 फीट और डी कहता है 12 फीट। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे ये 98 में देखा जाए 2000 में देखा जाए, है ना। इसकी जो किल जो लगी थी वह उतनी ही ऊंचाई पे रहेगी, यानी 5 फीट पे ही रहेगी, ठीक ना। आगे देखिए, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? ए वायुतक की, बी कहता है दृढ़ोतक की, और सी कहता है हरित ऊतक की, और डी कहता है मृदुतक की। तो जलोद्भिद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण जल पे तैरते हैं? वायु तक की, है ना, इसकी उपस्थिति के कारण। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है? ए लंबाई में वृद्धि के लिए, बी वलकुट में वृद्धि के लिए, सी मृदुतक में वृद्धि के लिए, और डी मोटाई में वृद्धि के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? हाँ, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। किसके? लंबाई में वृद्धि के लिए। आगे देखिए, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं। ए जलोद्भिदों में, बी लवणोद्भिदों में, सी समादवोद्भिदों में, और डी कहता है मरुद्भिदों में। तो आपको बताना है कि जो रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है और ये धंसे होते हैं, तो कहाँ धंसे होते हैं? जी हाँ, मरुद्भिदों में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, शाखाओं से पत्तियां निम्न कारण से झड़ जाती हैं। क्यों झड़ जाती हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है यह। ए कहता है वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, बी कहता है अपना जीवन काल पूर्ण करने से, सी कहता है कार के बाहर विलगन परत के बन जाने से, और डी कहता है दैनिक काल के छोटा हो जाने से। तो सही कारण इसका क्या है? शाखाओं से पत्तियां इसलिए झड़ जाती हैं क्योंकि कार के बाहर विलगन परत के बन जाने से, है ना, कार के बाहर विलगन परत के बन जाने से शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं। आगे देखिए, विलामेन की आवश्यकता होती है। ए ऊतकों की सुरक्षा के लिए, बी पौधों में श्वसन के लिए, सी नमी के अवशोषण के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं। नमी के अवशोषण के लिए विलामेन की आवश्यकता होती है। सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। ए मृदोदक में वृद्धि के लिए, बी कहता है मोटाई में वृद्धि के लिए, सी कहता है लंबाई में वृद्धि के लिए, और डी कहता है बलकुट में वृद्धि के लिए। तो इसका ठीक उत्तर क्या होगा? पार्श्व विभाज्यतक जो होता है वो मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है ना। तो यह सही उत्तर है इसका। और इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव को जरूर देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।